नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हम सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम फुल सॉल्व पेपर यहाँ पे करने वाले हैं विथ डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल के साथ जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो 4 पार्ट रहते हैं सीटेट में, सभी को पता होगा। 4 पार्ट में पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, 4 ये कोड रहते हैं। और 4 कोड में कौन सा कोड मिलता है? 4 पेपर बने रहते हैं, 4 सेट रहते हैं। और ये 4 सेट में प्रश्न सेम रहता है, केवल क्रमों का अंतर होता है। यानी पहले पार्ट में अगर 2 नंबर पे है तो तीसरे में 5 नंबर पे, चौथे में 8 नंबर पे, 10वें पे 15 नंबर। क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है। और अब इसके पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब ऑफलाइन शुरू हो गया है सीटेट का। तो यहाँ पे चलिए हम शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर जो है ऑलरेडी आपके प्रश्न और पेपर दिया गया है। पेपर में देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या पूछा गया था, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र CDP के पहले हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया था डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। स्थूल मतलब सभी लोग जानते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों में को बनाने में कठिनाई होना। ठीक है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब समझ लीजिए ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ कैसे बना सकते हैं? लिख के द्वारा ही बनाया जाता है, ग्राफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे किसकी? आकारों बनाने में कठिनाई, तो लिखने की जहाँ बात आए तो एक तंत्रिकी विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, वह हमारा डिस्ग्राफिया, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? देखिए, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपाय जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता हो, तो वह क्या कहला सकता है? तो पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे, पाठचर्या मतलब त्वरण या गतिवर्धन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए कि वे क्या करें? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, समावेशी कक्षा मतलब सभी लोग जानते हैं, सभी भाषाओं से आए हुए बच्चे, सभी क्षेत्र से, उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है। तो समावेशी कक्षा की दिशा में अगर शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। अब कौन सा यहाँ पे क्रम आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रम सही होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि पहले पाठचर्या में अनुकूलन करना चाहिए, इसके बाद विविध दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। लेकिन विविधता को एक बाधा के रूप में देखा जाए तो सभी लोग जानते हैं बाधा जो है पेडागोजी में एक नेगेटिव शब्द है, तो बाधा एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और क्लास भी ये जल्द हम शुरू करेंगे, और क्लास में हम आपको बताएंगे भी कि ये आपके नेगेटिव वर्ड कौन है, पॉजिटिव वर्ड कौन है, तो ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। दूसरा, सहसावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, सहसावस्था यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग जानते हैं सहसावस्था मतलब बच्चा सब सर्वप्रथम क्या कहता है? परिवार से सीखता है, बच्चा परिवार में रहता है। परिवार में रहता है मतलब प्राथमिक संस्था हो गई, परिवार क्या हो गई? बच्चे की प्राथमिक संस्था हो गई। जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण है, जब बच्चा समाज में जाता है तो वह माध्यमिक में पहुंच जाता है, अर्थात माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सहसावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, और प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्था महत्वपूर्ण होती है। तो इन दो चीज़ों को आपको समझ लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखिए, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है? देखिए, जब भी लेव वाइगोस्की का जिक्र होता है तो एक ही ऑप्शन का जिक्र होता है, सभी लोग जानते हैं भाषा। जी हाँ, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
ये लेव वाइगोस्की के कहना है जो भाषा विकास होता है वह संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, वह सुगम बनाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी टेट जो आंसर सही माना है उसी आंसर की हम बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है, सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क में किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वह आपको हो जाता है पारंपरिक स्तर। कौन सा हो जाएगा? अच्छा लड़के लड़की आपने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से व्यवहार करना मतलब अच्छा लड़के लड़की किस में बात की जाती है? प्रारंभिक स्तर में बात की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का यहाँ पे चयन करिए। अब देखिए चलिए कथन को पढ़ लेते हैं। कथन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दूसरा कथन कह रहा कारण हमारा कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास के एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें सही दी गई हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सही दिया गया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास के एक प्रमुख घटक होता है। तो दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन आर जो है ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। सही तो दिए गए हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सभी लोग बताइए। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों से उनकी समझ कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो सामाजिक संपर्क सीखना, तो शिक्षक और साथी अधिक जानकार है तो सामाजिक संपर्क ही आ जाता है और विकास एक प्रमुख घटक है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के आकलन के लिए मुख्य लक्ष्य यहाँ पे आपको बताना है, सभी लोग बताइएगा। अधिगम के आकलन के लिए मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसके लिए मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उन्हें अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। अधिगम के लिए आकलन मतलब क्या होता है? विद्यार्थी बालक बालिकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला है किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें वह शब्द खेलते हैं? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष, सभी बताइए। सभी कमेंट कीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आ चुका है कि किस आयु में बच्चे जो है शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का शामिल हो। तो किस आयु के बच्चे कर सकते हैं? तो दोस्तों 7 वर्ष इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है कि खेल में शामिल हो सकना मतलब बाल्यावस्था का जिक्र हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। प्राथमिक बाल्यावस्था, इस पर बच्चा जो है चुटकुले और पहेलियाँ भी पसंद करता है, इसलिए 7 वर्ष जो दिया गया है सी टेट ने इसको CBSE ने इसे सही आंसर माना है। अगला केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। जी हाँ दोस्तों, एक केरल गिलिगन है जो आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना भी करते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने आलोचना की है, नारीवादी दृष्टिकोण से आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करके। तो कैरल गिलगिल ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है और वह है नारीवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग की। अगला जो प्रश्न दिया गया है
कि जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं, जिक्र हुआ है। और सी टेट में जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, ठीक है, ये पूछे ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मनोवैज्ञानिक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पहले संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, और दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेके कितने वर्ष तक होती है, सभी लोग बताइए। द्वितीय अवस्था होती है जीन पियाजे जी की। तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता इनमें से एक वो हो जाएगा केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। अब देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि का जिक्र हुआ है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमारा क्या हो सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब स्थिर होती है, और सोच जो है कुछ हद तक होती है। लेकिन जब मध्य बाल्यावस्था आता है, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वह स्थिर हो जाती है, और सोच कैसा हो जाता है, तार्किक, धीमी हो जाती, सॉरी, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है, स्थिर नहीं होती है, धीमी होगी। लेकिन धीमी के साथ साथ वह सोच क्या है, एक तार्किक हो जाती है। मतलब आप समझ गए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होगी स्थिर रहती है, और सोच क्या है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती है। लेकिन मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच क्या है, तार्किक हो जाती है। तो बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल होता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तैरना हमारा एक गतिक कौशल होगा, हाथ पैर चलाना पड़ता है, ठीक है। अगला है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लेना है, भौतिक वृद्धि और विकास का जिक्र हुआ है, भौतिक वृद्धि विकास का जिक्र हुआ है, मतलब देखिए भौतिक वृद्धि और विकास के क्या होता है, शीर्षगामी अर्थात अवरोही, और समीपस्थ अर्थात आंतरिक से बाहरी का पालन होता है। यानी भौतिक वृद्धि का विकास जो होता है वह विकास के अवरोही और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करता है। अवरोही मतलब सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बताइए, अवरोही घटता क्रम है या बढ़ता क्रम है। आरोही और अवरोही दोनों चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, कभी जानते हुए भी इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्थान प्रकार के बुद्धि और मूर्तिकार के पास खाली स्थान की वृद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, इसमें एक दर्शन शास्त्री का जिक्र हुआ है और एक मूर्तिकार का जिक्र हुआ है। तो दर्शन शास्त्र में बुद्धि का प्रकार कैसा होता है, तो दर्शन शास्त्र में बुद्धि का प्रकार अंतः होता है, अंतः व्यक्तित्व होगा। वहीं पर आपका जो है मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा होगी, वह होगी दिक् स्थान। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, दिक् स्थान इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक जो अधिगम होता है वह आपके किस पर बल देता है, वह आपके आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। जहाँ पे अवसर शब्द आए समझ लीजिए पेडागॉजी में सकारात्मक पॉजिटिव माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का करना है। तो अभिकथन और कारण दिया गया है।
शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण यह कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। अब ये कथन और कारण ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारिता और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। और सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए आर दोनों सही है और आर क्या कर रहा है? ए की पूरी तरह जो है व्याख्या भी कर रहा है, यानी कारण जो है कथन की पूरी तरह व्याख्या कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? देखिए, अधिगम के दौरान योगदान संगठन भी देता है, वर्गीकरण देता है, वैचारिकता देती है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण नहीं देता है। तो गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योग नहीं देती है, ये हमें समझ लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है। वह हमारा हो जाता है दोस्तों, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के प्रयोग या उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? क्योंकि सोच विचार में क्या हो सकता है? समझ ही हो सकता है। तो कक्षा के शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, इसकी आवश्यकता होगी, विचार करने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होगा? देखिए, विफलता यहाँ पे दिया गया, विफलता के लिए जो आंतरिक आरोपण के एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है और वह यही हो सकता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। विफलता का आंतरिक आरोपण है, वैसे ही बात है, मैं परीक्षा में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये भी कथन और कारण से प्रश्न है और कथन हमारा कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी हम ये देखते हैं। तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें दोनों चीज़ें सही दी गई और जो कारण है वह हमारा कथन का व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की ओर अपेक्षाओं के आधार पर लड़के लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोगी, सामाजिक अलगाव या मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? और वह निभाता है सहकर्मी सहयोग। क्या होगा? सहकर्मी सहयोग। यहाँ पे सीटेट ने सही आंसर माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य यहाँ पे दिया गया है। देखिए, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आंतरिक वाक्य यहाँ पे देखा जाए, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो क्लास भी हम करने वाले हैं, जल्द से जल्द क्लास शुरू होगी। इसके लिए बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। आंतरिक वाक्य मतलब अंतरात्मा जो बोलती है कि बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। इसके बाद अगला प्रश्न, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता होगी? 4 वर्ष की अपर्णा क्या कह रही? एक बटन जिंदा है क्योंकि वह शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो ये जो एक दिया गया प्रश्न, इसमें कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता बताना है।
तो जीन पियाजे जी के अनुसार उसकी सोच की विशेषता जीववादी चिंतन होगा, क्योंकि यहाँ पे बटन जिंदा की जिक्र हुआ है। बटन जिंदा मतलब जीववादी चिंतन के यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती? अब देखिए यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो गया। स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता मतलब बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कथन और कारण से प्रश्न है। कथन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को अवगत कराना चाहिए। कारण यह है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वह होगा, दोनों सही दिए गए हैं कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बालक बालिकाओं के बीच शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात दी गई। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, एक बार वीडियो पॉज कर सभी लोग बताइएगा अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यही होता है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए रटना पेडागोजी में नेगेटिव होगा और यंत्रवत याद करना, पूरा याद करना भी यहाँ पे है, और समस्याओं के साथ प्रतिस्पर्धा ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक लक्ष्य यही है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, देखिए बच्चे तभी प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती। भैया पहले बच्चे को 2+2 सिखाइए इक्वल टू 4, 2 धन 2 4 सिखाइए, फिर 2 धन 3 में जाइए, सम विषम का योग कराइए, फिर डबल डिजिट में जाइए, मतलब 9 धन 1 कीजिए, 2 धन 9 कीजिए, 7 धन 5 कीजिए, डबल डिजिट में जाइए। तो एक और समान से विशिष्ट की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दोस्तों, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता कैसी होती है? भाई अलग विद्यार्थी एक समान तो हो नहीं सकते, अपनी अपनी शैली होती है, उनमें विविधताएँ भी होती हैं। तो विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता बताना है, और विविधता यह होती है विविधता को महत्व भी दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देख जाना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गणित मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अब मैथ्स के क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। मैथ्स में यहाँ पे पेडागोजी के पहले प्रश्न दिए गए थे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। देखिए गणित की प्रकृति के बारे में जो कथन हमारा सबसे उपयुक्त हो जाता है वह हमारा होता है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता भी करता है, यह बच्चे को कल्पना को पोषित करने में भी सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचनात्मक तर्क पर आधारित होता है, यह हमेशा अभिसारी होता है। ये गलत है, क्योंकि यह गणित की प्रकृति की ओर सबसे उपयुक्त होता है, ये अभिसारी नहीं हो सकता। बाकी तीनों सही, यानी ABC, यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ABC। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चे में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी ना हो। नेगेटिव प्रश्न दिया गया। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। अब देखिए बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकास करना है तो एक अध्यापिका को जो है अपनी कक्षा में गतिविधि करवाती है, और इनमें से वह चुनिए जो उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं होता। देखिए हमेशा अगर किसी एक पार्टिकुलर विद्यार्थी की प्रशंसा की जाए जो सत्रांत में सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता है, यह जो उद्देश्य आपको
अभिरुचि को या बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति विशेष की वो बात की हो जाती है। और वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान को वीडियो दिखाती, ये बिल्कुल हो सकता है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सभी के लिए दे रही। उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया है, जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। तीनों बातें देखिए सभी के लिए दी गई, लेकिन पहला ऑप्शन एक पार्टिकुलर विद्यार्थी को दिया गया है जो अधिक अंक प्राप्त करता या करती है, इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा, बाकी सारे प्रभावी होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखा जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही बात है। गलतियों से ही सीखने को मिलता है। गणित में त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती है, ये भी सही बात है। गलतियाँ ही सीखने के, जब आप सीखेंगे तो गलती होगी। गणित में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। देखिए अनदेखा कर दें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रेरणाहीन दे दिया गया शब्द, तो प्रेरणाहीन पेडागोजी में नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा शब्द आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। प्रेरणाहीन नेगेटिव होगा, इसलिए आपका सही नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मैथ्स पेडागोजी में अगला प्रश्न पूछा गया था कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। आकलन से संबंधित दिया गया है। देखिए मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, ये आपका कथन गलत दिया गया है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है, बिल्कुल सही बात है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, ये भी सही बात है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी होता है, ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। गणितीय अधिगम सामग्री दी गई है कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो गणितीय अधिगम सामग्री यहाँ पे दिया गया कौन कौन सा होगा। देखिए गणितीय अधिगम जो सामग्री होती है वह स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो बी और डी ऑप्शन देखिएगा किस में दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी से प्रश्न पूछा गया था 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं। तो देश भर में जो ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं जो होती हैं वह एक मजबूत होंगी, किस प्रकार से होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश भर में विभिन्न विषय में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या हैं। तो ये जो अवधारणाएं हमारी दी गई, ये जो अवधारणाएं हमारी कहला जाती हैं वे कौन सी अवधारणा कहला जाती है। ये अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं कहलाएंगी। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, ये क्या होगा, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अर्थात प्री नंबर अवधारणाएं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध में बताता है कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग न मानकर उनकी काफ़ी व्यस्तता और अमूल्यता होती है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण रीजन हमें बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण रीजन यही है कि समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस समानता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और ये बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन लिंग भेद से संबंधित हो जाता है। अगला है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय को वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। प्रश्न को समझिएगा। कक्षाई शोध यानी कक्षा में जो शोध किया गया है उसमें यह बताया गया है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो ये जो पहलू हमें भय को बढ़ाता है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति दर्शाती है। अमूर्तता सभी लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया था। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो गणित में खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने कार्य किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21 रुपये अर्थात 6 6 6 और 3 6 3 18 3 21 लिए। तो सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? यानी कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 100 ग्राम का 6 रुपये हो गया, तो 100 ग्राम उसने जोड़ा, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 300 ग्राम यानी 6 3 18। फिर 50 ग्राम का आधा हो जाएगा 3 रुपये, तो 6 3 18 3 21 उसने इस प्रकार से जोड़ा। तो यह जो गणित कौशल का संबंध है किससे हो जाएगा? तो इस प्रकार का गणित कौशल का जो संबंध हो जाता है वह हो जाता है दोस्तों कौन सा? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। किस प्रकार से? वैकल्पिक तरीकों, अर्थात केवल सी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? देखिए, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, ये परिस्थितियां हमें बताना है। तो ये परिस्थितियाँ ये दर्शाती हैं कि बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग करके क्या करते हैं? गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। तो यह परिस्थितियाँ हम बच्चे को ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा? अब देखिए, बच्चे को ये समझना कि ये दोनों सेम है। 2/3 और 4/6 को अगर काटेंगे तो 2/3 ही आएगा, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन ये जो तुल्यता कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया है, तुल्यता दोनों में, तो इसके लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि भिन्न डिस्क का उपयोग करना। क्या होगा? भिन्न डिस्क का उपयोग करना। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो भूमिका निर्वाह का विधि का उपयोग कर रही है, रोल प्ले का विधि का उपयोग कर रही है, तो उसका महत्वपूर्ण हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन। क्या हो जाएगा? बहिर्वेशन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण अर्थात सैबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? उपकरण के कौशल का सभी लोग बताइए। और वह हमारा होगा विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं अर्थात डॉट्स को गिने ये बताने में सक्षम है कि वह 4 है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया बहुत ही सिंपल सा कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया। इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट में बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए, 4.8 kg मतलब किलोग्राम है, तो यहाँ पे हमें ग्राम में बदल लेना है, तो ग्राम में आ जाएगा आपका 4800 किलोग्राम।
4800 ग्राम आ जाएगा 4.8 kg का। यहाँ पे 2500 ग्राम आपका किशमिश हो गया और 3.5 kg का यानी कि 3500 काजू हो गया। अब तीनों को पहले जोड़ लीजिए। जैसे आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 10,800। 10,800 ग्राम निकल के आ गया, 10,800 ग्राम। अब इसमें कर रहा है 3 दर्जन पैकेट। 3 दर्जन मतलब 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 12 गुणे 3 करें कितना आएगा 36। तो इसमें 10,800 में 36 का भाग कर दीजिए। ठीक है, जब 36 का भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 300 यानी 300 ग्राम। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो जाएगा 300 ग्राम हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग इस भुजा की दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए वर्ग की भुजा दी गई है। पुराना मान लीजिए वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो नई भुजा हमारी क्या होगी, वर्ग करना है, दुगुना करना है, तो 2 पंचे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग की भुजा। उसी प्रकार हमारा क्षेत्रफल अगर 5 सेंटीमीटर है तो दुगुना कर देंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होती तो 25 स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको हम क्षेत्रफल को फिर दोगुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 आ गया और हमारा 25 दिया गया था क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल 25 है और नया क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। 100 में 25 का भाग करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 गुना इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां दी गई। त्रिआयामी 3D आकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3D आकृति मतलब घन, घनाभ, गोला और बेलन। इन तीनों में 3D आकृति आएगी। घन में भी आएगी, घनाभ में भी आएगी, गोला में आएगा, बेलन में आएगा। ठीक है, और क्योंकि अर्धवृत्त में नहीं आएगा, यहाँ पे अर्धवृत्त दे दिया गया है, वृत्त और वृत्त इनमें नहीं आएगा। बाकी घन, घनाभ, गोला, बेलन इनमें त्रियामी या 3D आकृति बनेगी। अगला, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उससे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि होगी। देखिए 10 रुपये की साबुन, तो पहले ये क्या करती है, 5 का एक सिक्का है तो 5 कर लीजिए, 2 1 रुपये के सिक्के हैं तो एक एक कितना हो गया 2 रुपये, ये भी हो गए, और 5 50 पैसे के तो 5 25 यानी कि 2.5 रुपये, ये भी हो गए। अब इनको टोटल जोड़ लीजिए तो 5 4 9 रुपये 50 पैसे हो गए। साबुन आ रही 10 रुपये की, तो 9 रुपये 50 पैसे हो गए। उसको 50 पैसे की आवश्यकता होगी तभी 10 रुपये हो जाएंगे, यानी उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी 0.5। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है। तो ये समझ लीजिए भिन्न, जिस पर अंश बटे हर होता है ना, जिस पर नीचे वाली संख्या अगर अधिक होगी तो वह सबसे छोटा होगा, ये जान लीजिए। तो इसमें 1/4 देखिएगा सबसे छोटा है। इसके बाद 1/3, 1/2। तो पहला ये ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, जो बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का दिया गया है। और भिन्नों को अगर बढ़ते हुए निकालना है तो भाग कर लीजिए, ज़्यादा आसान होता है। दशमलव रूप में लिख लीजिए, वो आपको आसान हो जाएगा। और भिन्न आएगा ही आएगा, आरोही अवरोही आएगा, घटते बढ़ते क्रम आएगा, भिन्न के 2 जरूर आते हैं। नीचे दिए गए पट्टन की लुप्त संख्या निकालिए। तो 1 और 6 के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। 6 और 15 के बीच का अंतर देखिए 9 का है। तो 5 के बाद 9 यानी 4 बढ़ रहा है। अगर इसमें हम 4 और बढ़ा देते हैं तो 15 और 15 प्लस 9 था, 15 और 13 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, और 13 के बाद फिर हम यहाँ पे क्या है 17 प्लस करेंगे, तो 28 प्लस 17 करें, क्या 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारी संख्या 28 होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगला दिया है तालिका पढ़ना है, रक्त समूह दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। देखिए इसमें ये दिया गया है और नीचे प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। तो सबसे अधिक किस में, देखिए किस में पाया जाता है 12 में, और सबसे कम 3। तो O अनुपाते AB यानी 12 अनुपाते 3।
और 12:3 मतलब 12/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4:1 किस ऑप्शन में दिया गया है? थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो उनका एक आयत बन सकता है। देखिए सम्मुख कोण, अब देखिए पतंग कैसी होती है, पहले पतंग बना लेते हैं। इस प्रकार की आपकी पतंग होती है, ये डोर होती है। अब ये कह रहा है पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो सम्मुख कोण अगर बराबर हो, मान लीजिए ये और ये जो दिए गए, ठीक है, तो सम्मुख कोण इसमें बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री आपका नहीं बन पाएगा पतंग में। इसलिए यदि एक पतंग सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। पहला कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। ये बात सही है, अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग बन जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाएगी, भी सही बात है। सभी कोण अगर 90-90 के होंगे तो भी वर्ग बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाएगी, ये भी सही बात है। लेकिन सम्मुख कोण बराबर होने से पतंग में वह आयत बन जाएगा, ये नहीं होगा। बाकी तीनों चीज़ों में आयत बन जाएगा, पहले में आयत नहीं बनेगा। ये चीज़ें समझ लेना है। आमनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग कितने प्रकार के आयत बना सकती है? मतलब 36 के कितने प्रकार से गुणनखंड हो सकते हैं? तो पहला होता है 1 गुणे 36, 2 गुणे 18 दूनी 36, 3 गुणे 12 तेईं 36, 4 गुणे 9 9 चौको 36 और 36 गुणे 1, कितने हो गए टोटल? 5 प्रकार से। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दी और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त कर दी। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय, तो कुछ नहीं करना है, 21:15 में 16:50 को घटा देना है। अब देखिए 15:50 में घटेगा नहीं तो इसको हम 1 घंटा इधर लाएंगे, मिनट में लिख देंगे। 60 और 15 क्या होगा? 75, यानी 20:75 बटे बटे नहीं करना, घटाना है 16:50। अब यहाँ पे घटा दीजिए 25 एंड 4, तो 4 घंटे 25 मिनट। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा भी दी जाती है। यानी मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या x जोड़ते हैं, 100 ये हो गया, ठीक है। 100 में मान लीजिए x जोड़ते हैं और फिर हम वही घटा देते हैं, 100 माइनस x कर देते हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर दीजिए, तो x घट जाएगा, बचेगा 100 100 200 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 200 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। एक 100 लाख को निम्नलिखित रूप में विभाजित करते हैं। एक 100 लाख, तो सभी लोग जानते हैं 100 लाख का हमारा क्या होता है? 100 लाख ये कह सकते हैं 10 मिलियन। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 10 मिलियन 100 लाख अर्थात 1 करोड़ कह सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो 10.5, फिर 1.50, 1.0055, 1.05, 1.005, 1.155। तो यहाँ पे जो कौन सा पहला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछ रहा है इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है? 36-30 मतलब 11, तो 11 तेईं 33, 33 विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 9 से आपका नहीं होगा, क्योंकि 9 चौको 36 फिर 30 विभाजित नहीं होगा, इसलिए कौन एक गुणनखंड नहीं? तो 9 आपका एक गुणनखंड नहीं। देखिए 9 से विभाजता का नियम यही होता है कि सभी संख्याओं का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए।
तो 6 3 9 यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 9 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए ये आपका गुणनखंड नहीं होगा। 5 ऋण 5, 5 धन 5, 5 ऋण 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा। अब देखिए 5 पहले आया, फिर ऋण 5, 5 धन 5, 5 जीरो हो जाएगा, इसके बाद +5 आएगा, तो ये विषम संख्या पर योग हमारा केवल क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। कर लेते हैं आपकी ईवीएस पर्यावरण के प्रश्नों की बात करेंगे। ईवीएस के पर्यावरण में यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। देखिए, एक अध्यापिका शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। तो तुल्यकालिक संप्रेषण चयन करना चाहती है मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है पूछा गया था, जो स्क्रीन पर है आपके, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन। अब देखिए, रेलवे का संबंध स्टेशन से है, सॉरी यात्रा का संबंध जो है रेलवे स्टेशन से है, वही संबंध थीम जो है भोजन का किससे होगा, कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार या किसान से होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता सकते हैं, वह होगा कृषि फार्म। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो है विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो प्रोत्साहित यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो प्रोत्साहित किसके द्वारा किया जा सकता है, और वह दोस्तों खोजपूर्ण प्रश्न के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि कंडीशन से नहीं किया जा सकता, ना ही चेक के द्वारा, ना ही परीक्षण और त्रुटि से। क्या खोजपूर्ण प्रश्न के द्वारा ही बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। परिवार थीम टॉपिक परिवार है, और इसके लिए अनीता एक शिक्षिका है, एक इकाई योजना तैयार करती है, और तो इनमें से कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो सबसे पहले देखिए, थीम क्या है, परिवार। जब परिवार के थीम को पढ़ाना है, उसके लिए इकाई योजना का शीर्षक क्या हो सकता है, और यही हो सकता है कि परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप। परिवार में सारी प्रक्रिया ये होती है, तो परिवार थीम को लेकर इसके संबंध भी होगा, जो परिवार में संबंध होते हैं, लिंग की भूमिका भी है, व्यवसाय भी, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भी, ये आपका शीर्षक होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या हो सकता है। तो सबसे उपयुक्त तर्क ही क्या हो सकता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो सबसे उपयुक्त तर्क होगा दिए गए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईवीएस के पाठकों को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। तो ये ज़रूरी नहीं कि विद्यालय से आने से पहले जो है बच्चे सुने होंगे, तो ये इसका नहीं होगा। वहाँ की विद्यार्थियों को अपनी कविता कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहन करना एक पेडागॉजी में पॉजिटिव माना जाएगा। विद्यार्थियों को भाषा संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना भी होगा। साथ ही साथ पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना भी होगा। यहाँ पे बी सी डी, तो देखिए बी सी डी किस में दिया गया है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। कौन सा विकल्प होगा, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए ये उद्देश्य होगा कि बालक बालिका शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। क्या होगा, स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना इज द राइट आंसर। अगला है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक
अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। यानी अगर गिलास में पानी लेंगे, अंडा डालेंगे, डूब जाएगा। अब उसी गिलास के पानी में नमक मिला दें, फिर अंडा को डाल दें तो अंडा जो है तैरने लगता है। अर्थात विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त यही व्याख्या होगी कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ये पहले थोड़ा नमक डालें, फिर उससे ज़्यादा डालें, फिर उससे ज़्यादा करें, इससे अवलोकन करते रहें। अगला कथन और कारण वाला प्रश्न है। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण यह है कि भिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये आपके नीचे कंडीशंस दी गई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों बातें सही दी गई हैं, क्योंकि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। और कारण यह कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो दोनों हमारे सही है, यानी कि ए व बी दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या भी कर रहा है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आपकी नियुक्त होती है और आप एक ईवीएस के शिक्षक बनते हैं, यानी पर्यावरण के शिक्षक बनते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आप किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देंगे? तो उस समय आप जो है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर ज़्यादा जोर देंगे अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम या अधिकर प्रतिफल नहीं है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों में देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों में अच्छे और बुरे स्पर्श, अपनी राय व्यक्त करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना और कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये तीनों आपके अधिगम सीखने का परिणाम होंगे। लेकिन देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संतानों के स्वामित्व को भेदभाव, ये आपका नहीं होगा। बाकी ये नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4 ये तीनों होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है सबसे उपयुक्त होगा? सभी लोग बताइए। आपको क्या करना है? कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, पर्यावरण पुस्तक का चयन करना है। तो इस उद्देश्य के लिए कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, पर्यावरण की पुस्तक को चयन करने के लिए जो मानदंड सबसे उपयुक्त होता है कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार रहित होना चाहिए। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही यहाँ पे आंसर बताना है। दोस्तों, कथन यह है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण यह है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। क्या ये दो अभिकथन और कारण सही है, गलत है, या दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं हो रही है? सही है परंतु गलत है। क्या होगा राइट ऑप्शन? देखिए, यहाँ पे देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखें तो दोनों बातें सही दी गई, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये तो सही बात है, लेकिन विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, ये थीम होना थोड़ा सही तरह से व्याख्या नहीं हो पा रही। इसलिए सी ऑप्शन होगा। ए व बी दोनों तो सही दिए गए, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। अगला है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? देखिए, ईवीएस के विद्यार्थी बालक बालिका के व्यवहार की गतिविधियों को प्रोत्साहन करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी गतिविधि होगी उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। जो हमारे पास सामग्री है उसी से ही जो है ईवीएस विकसित कर लेना। अगला, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन कौन कौन से होंगे? तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन आपका होता है सीखने के लिए आकलन और होगा अधिगम के रूप में आकलन। एक होता है सीखने के लिए और दूसरा होता है अधिगम के रूप में। तो यहाँ पे हमारा ए और सी सही होगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। कथन हमारा दिया गया है, क्या कथन कह रहा है? कथन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति होता है। ईवीएस में क्या होता है, जो क्षेत्र भ्रमण होता है वह प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय एक रणनीति होती है। कारण यह कि क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटना, स्थान की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ए सही है, परंतु आर आपका गलत दिया गया है। ईवीएस क्षेत्र भ्रमण में प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति तो होती है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है, इसलिए नहीं होता। याददाश्त के लिए नहीं होता। क्षेत्र भ्रमण इसलिए किया जाता है बच्चे जाके देखें, समझें, क्योंकि आंखों देखा जो हाल बच्चे समझते हैं वो अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए ए आपका सही, बी आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? तो नक्शे का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आ गया ना, तो आपके माइंड में नक्शा आ जाना चाहिए कि गुजरात कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ। ठीक है, तो नक्शे का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मान लीजिए। नक्शों का ज्ञान, राज्य, कैपिटल, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। किस दिशा में कौन से राज्य हैं ये जानना ज़रूरी है। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर और पूर्व में है, और आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व में हो जाए। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की स्थिति बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा को उपयोग करता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। मांसपेशियों की ऊर्जा। क्रिकेट में क्या होगा? मांसपेशियों की ऊर्जा का ही प्रयोग होगा। अगला प्रश्न। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाती है? ये चावल की किस्म है और कहलाती है बोरा चावल। कौन सा चावल है दोस्तों? बोरा चावल इज द राइट आंसर। अगला, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है? तो मधुमक्खी पालन सभी लोग संबंधित होंगे, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन की बात करें। अगला, स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान करना है। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, ये किससे हैं ये आपको बताना है। देखिए, जीरे की बात करते हैं तो ये छोटा परंतु खुशबूदार होता है जीरा। एंड और बात करें केसर की, तो केसर एक पीले रंग का होता है। मिर्च होती है तो मिर्च जो है कील की तरह दिखती है। और जो लौंग होता है यह दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। लौंग की कहाँ से उत्पत्ति हुई है? दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल की खाड़ी तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती या राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? और वह हो जाता है उड़ीसा। देखिए, राज्य और केंद्र शासित दोनों दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला, जंगलों के बारे में कथनों पर विचार करना है और नीचे ऑप्शंस दिए गए। देखिए, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद अर्थात पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय की जाती है कि इस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों के जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कौन सा जंगलों से संबंधित आपका कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो
तो चलिए आइए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होता है। तो जंगलों से संबंधित कथन की अगर बात करें तो कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। केवल एक फर्स्ट और डी ऑप्शन सही है। तो ए और डी किस में दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया है, जो कि सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो घनत्व और आयतन द्रव्यमान से भी प्रश्न पूछा गया, द्रव्यमान पूछा गया है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व और आयतन को फार्मूला यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है सभी लोग बताइए। गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 ग्राम। डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए सांपों के बारे में कथन दिया गया है, तो वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये भी सही बात है। सांप जो अपना भोजन का पूरा निगल जाता है, फिर उसके बाद पाचन क्रिया होती है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही बात है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही बात है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो गलत है। सर्प जो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, वो जिंदा निगल लेता है और अंदर वो पचा लेता है। तो कौन सा कथन गलत है सांपों के संबंध में? फोर्थ वाला कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कांस्य या ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। देखिए कांसा ब्रांज जो एक मिश्र धातु होती है, किससे दो मिलकर बनती है? तो ये टिन और कॉपर से मिलकर बनती है। किससे? टिन और कॉपर से मिलकर यह बनती है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में कथन क्या दिया गया है? नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हाथियों के बारे में कथन देखा जाए जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, देखिए हाथी जो होते हैं बहुत ही आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। और ये है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन इतना, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्तियों झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन CBSE ने सही माना है। इसके बाद है कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे कथन आपका करेक्ट हो रहा है। देखिए एक गलत दिया गया है, बाकी भी सही दिया है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। मनाली में ढालू वाले छतें मजबूत बांसों के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी को बनाए। इन दो चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। मजबूत बांस ये असम राज्य की कहानी है, और में ढालू छत तो बनते हैं ठीक है, लेकिन ये बांस के खंभों पर बने होते हैं, ये आपको गलत दिया गया है। तो दोनों को मिक्स कर दी, इसलिए गलत है। बाकी मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, बात सही दिया गया है। तो ए गलत बी सही, ये बार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। संपीड़ित मतलब होना, इकट्ठा होना, ठीक है। तो दोनों बात सही दी गई, क्योंकि दाब लगाने से गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और जब हम किसी गैस में दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो कथन कारण दोनों हमारे सही दिए गए हैं, यानी ए आर दोनों सही हैं, और आर एस की सही व्याख्या भी कर रहा है। EVS का अंतिम प्रश्न है कि पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करना है। कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना है पौधे का कार्य। पौधे का कार्य है पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों और जल खनिज का स्थानांतरण करना। तो पौधे के निम्नलिखित में से मुख्य पर विचार करना है और इनमें से बताना कौन से मुख्य कार्य हैं, ठीक है। स्थानांतरण करना, तो तने के मुख्य कार्य बताना है। तना का मुख्य कार्य इनमें से कौन होगा? तना का मुख्य कार्य होता है पौधे को शक्ति और सहारा देना, और इसके साथ होता है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ये क्या होता है? तने का कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन केवल बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं अगले पेपर के साथ साथ
प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्लास भी जल्द टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। टाइम डिसाइड करके पोस्ट कर दिया जाएगा किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और तैयारी पक्की कीजिए। इस बार सी टेट को फतेह कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।